हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई एनालाइज। दिस इज़ पूजा एंड आज हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंट स्टडी के कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सेशन होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, तो ऐसा करने से उसकी खेतों की मृदा यानी मिट्टी कैसी हो जाएगी। पहला है, केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी। दूसरा है, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी। तीसरा है, बंजर हो जाएगी। और चौथा है, अन्य फसलों के लिए उपजाऊ बन जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जब भी एक ही खेत में एक ही फसल को बोया जाता है बार बार, जैसे इसमें धान को बोया जा रहा है, तो इससे क्या होता है, वहाँ की जो बंजर भूमि जो है वो बंजर हो जाती है। इसीलिए अलग अलग तरीके की फसल को बोया जाता है खेतों में। पहले धान बोया गया, फिर उसके बाद 1-2 महीने के बाद फिर गेहूँ बोया जाता है। इस तरीके से अलग अलग फसलें बोई जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो ख़त्म नहीं होती। और अगर एक ही फसल को बार बार बोया जाएगा तो इससे मिट्टी जो है वो बंजर हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्न में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? अब आम को हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं बहुत समय तक, इस मेनली ये पूछना चाहता है ये क्वेश्चन। तो पहला है अचार और आम पापड़ बनाकर। दूसरा है जूस तैयार करना और वायु रोधी डिब्बे में संचित करना। तीसरा है प्लास्टिक के थैले में रखना। चौथा है रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में संक्षिप्त करना। तो आम को किस तरीके से बहुत समय तक हम बचा के रख सकते हैं सही, जिससे कि वो ख़राब ना हो? अचार बना के, अचार या आम के पापड़ बना के। ये अगर हम आम का जूस बनाएंगे तो वो कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाएगा। वायु रोधी किसी भी डिब्बे में अगर रख दे लेकिन वो जूस ख़राब हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक के थैले में रख दे तो भी ख़राब हो जाएगा। अगर फ्रिज में भी रखेंगे तो कितने दिन तक चलेगा। लेकिन अगर हम अचार या आम पापड़ बनाते हैं तो महीना 2 महीना साल भर भी चल जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इसकी उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा की विविधता की पूर्ति। सेकंड है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण का प्रदान करना। तीसरा है पाठक को आनंददायक बनाना। और चौथा है भाषिक कौशल को बढ़ावा देना। तो हमें ये बताना है कि जो पुस्तकों में प्राथमिक स्तर पे जो बुक्स होती हैं उनमें जो कहानियाँ और कविता, पोयम और स्टोरीज होती हैं, तो वो किस लिए होती हैं, उसका क्या एम होता है? पहला है विविधताओं की पूर्ति करना। ऐसा नहीं है विविधताओं की पूर्ति कहानी और कविताओं के लिखने से तो नहीं हो जाएगी। सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण का प्रदान करना, ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। इसमें सीखने के लिए उनके अनुसार वातावरण प्रदान करता है कहानी और कविता। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। फोर्थ देखते हैं, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? अब पहले तो हमें पर्यावरण अध्ययन में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो ये याद रखना है कि वो पूछा किस बच्चे के लिए गया है। जैसे इसमें पूछा गया कक्षा 4 के लिए, किसी में पूछा जाएगा कक्षा 1 के लिए, 2 के लिए, तो उस हिसाब से ही हमें आंसर देना है कि कक्षा 4 के लिए बच्चे, 4th क्लास के बच्चे के लिए क्या उपयोगी होगा, उसके हिसाब से हमें आंसर देना है। और हमेशा आंसर ये सोच के देना है कि हम एक टीचर हैं, ये सोच के नहीं देना कि हम स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि एक टीचर है जो कि अपनी क्लास में पढ़ा रही है जल का अभाव, मतलब पानी की कमी के बारे में पढ़ा रही है, तो उसको बच्चे को किस आधार पर आंकेगी कि बच्चे को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, किस तरीके से बच्चे को आंकेगी, क्या प्रश्न पूछेगी, क्या करेगी। ये पहला है, बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहेगी। अगर जल संरक्षण पर नारा बच्चा लिखेगा तो क्या इससे उसको पता चल जाएगा जल अभाव के विषय में? दूसरा है, उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करेगी। परीक्षा यानी कि एग्ज़ाम लेने से पता चल जाएगा कि बच्चे को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। तीसरा है, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है।
और चौथा है जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। पहले तो आंसर हमें वही देना है जिसमें बच्चा एक्टिव होगा। अगर पॉजिटिव पूछा है तो एक्टिव होगा वही आंसर देना। अगर ना, नहीं या नॉट लगा है क्वेश्चन में तो ही हमारा नेगेटिव आंसर हो सकता है। अगर ऐसा कुछ ना हो तो पॉजिटिव ही आंसर होना चाहिए जिसमें बच्चा एक्टिव हो। तो पहला है बच्चे को नारे लिखने के लिए कहकर, ऐसा नहीं है नारे लिखने से बच्चा बिल्कुल नहीं सीखेगा। उपयुक्त विषय पर लिखित परीक्षा से कुछ नहीं होगा। यह पता करने के लिए कि उन्होंने अपने दैनिक, अगर हम उनके दैनिक जीवन के बारे में पूछेंगे तो वो सही से बता पाएंगे और इस तरीके से हम उसका मतलब उनको आंक सकते हैं 4th क्लास के बच्चे को कि उनको जल अभाव के बारे में क्या पता है। ठीक है, अगर उनसे हम पूछेंगे कि वो लोग अपने दैनिक जीवन में कैसे, अपनी डेली रूटीन में कैसे जल पानी की बचत करते हैं या किस तरीके से उसका वेस्ट हो रहा है तो कहाँ पर हो रहा है देखने के लिए कहेंगे, तो ये इस सब में बच्चा एक्टिव भी होगा और उसकी जो है सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो 4th का आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन की नंबरिंग जो है वो गलत हो गई है, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाए। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट है, और सेशन पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला है क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। दूसरा है, जहां जाना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तीसरा है, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना। चौथा है, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहे और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करे। तो हम मान लीजिए आपका जो है प्रिंसिपल आपको बोलता है कि 5th क्लास के बच्चों को ले जाना है हमें पिकनिक पे, तो पिकनिक पे जाने से पहले हम बच्चों के साथ क्या करेंगे, क्रियाकलाप की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करेंगे और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करेंगे। या फिर उनको ये बोलेंगे कि वो जहाँ पर जाना है उसके बारे में, जैसे जिस भी प्लेस पे जाना है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। या फिर ये बोलेंगे कि आनंद के लिए मतलब खाना और खेलने का सामान लेकर जाए। या फिर ये बोलेंगे कि वहाँ पर चुप रहे और अनुशासित रहे, मतलब डिसिप्लिन में रहे। तो ऐसा नहीं है, हम उसको पहले उसके लिए एक शीट तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों को उसके साथ बताएंगे कि आपको ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो आंसर नंबर 6 का होगा फर्स्ट। 7th है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किस पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक की संस्तुति नहीं की है, इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है NCF 2005, इससे हमेशा क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं CTET के एग्ज़ाम में, तो इसे बिल्कुल ध्यान से सुनेगा। फर्स्ट है, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। अब पर्यावरण अध्ययन को जो है, क्वेश्चन का मतलब है कि हमारे यहाँ जो पर्यावरण अध्ययन है वो 3rd क्लास से शुरू होता है पढ़ाना, 1st और 2nd में नहीं पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर यही बताना है कि NCF 2005 में 1st और 2nd क्लास के लिए क्यों पर्यावरण अध्ययन की बुक नहीं रखी गई है। तो पहला है, भार कम करने के लिए, बच्चों को बाहर ज़्यादा हो जाएगा इसलिए उसे कम करने के लिए इसे नहीं रखा गया है। दूसरा है, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 के आगे की कक्षाओं के लिए है, क्या पर्यावरण अध्ययन पहले और दूसरी क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। तीसरा है, कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, क्या वो नहीं जानते पढ़ना लिखना इसलिए। या फिर चौथा है, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो इसका आंसर होगा 4th, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करने के लिए ये जो है पहले और दूसरी क्लास के बच्चों के लिए पर्यावरण अध्ययन की जो बुक है वो नहीं रखी गई है। उनको ऐसे ही उनके रोज की एक्टिविटीज़ के अनुसार उनको बताया जाता है और सिखाया जाता है। 8th है, किस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह उपयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, वह पौधा कौन सा है।
अब वो पौधा बताना है जिसकी जो पत्तियां हैं उससे सब्जी बनाई जाती है और उसमें से तेल भी निकलता है। पहला है पालक, दूसरा है नारियल, सरसों, बंद गोभी। तो सभी को पता है सरसों का तेल हम रोज़ खाते हैं, अपने खाने में इंक्लूड करते हैं। तो सरसों जो है उसकी पत्तियों सब्जियां भी बनती हैं और इससे तेल भी निकाला जाता है। इवन सरसों को मसाले की तरह यूज़ भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है। पहला है क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। दूसरा है आकलन में सफलता प्राप्त करना। तीसरा है विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं अवधारणाओं को समझना। चौथा है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो इसमें भी हमें पॉजिटिव पॉइंट देखना है, क्रियाकलाप संचालित करना और कौशल को विकास करना, सिर्फ यही तो नहीं है। दूसरा है आकलन में सफलता, सिर्फ आकलन के लिए पढ़ाया जाता है पर्यावरण अध्ययन, ऐसा नहीं है। विज्ञान की आधारभूत, विज्ञान को समझाने के लिए पढ़ाया जाता है, नहीं। फोर्थ है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ने के लिए, पर्यावरण के साथ जोड़कर ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। यही पर्यावरण अध्ययन है, जिसमें कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही तरीके की और सामाजिक तीनों ही तरीकों को जोड़कर एक साथ पढ़ाया जाता है, उसे कहते हैं पर्यावरण अध्ययन। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। 10th है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागम का अनुपालन किया जाता है, केवल इसे छोड़कर। अब पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए कौन सी चीज़ों का किस मेथड से पढ़ाया जाता है वो हमें बताना है। पहला है मूर्त से अमूर्त। मूर्त से अमूर्त ये होता है, मूर्त का मतलब वो है कि जो चीज़ सामने है तो सामने दिखाकर फिर उसको मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाया जाता है। दूसरा है सरल से कठिन। पहले सरल चीज़ें बताई जाती है, उसके बाद कठिन चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। तीसरा है स्थानीय से वैश्विक, मतलब स्थानीय आसपास की चीज़ें बताई जाती है, उसके बाद दूर की चीज़ें बताई जाती हैं। और चौथा है अमूर्त से मूर्त। अमूर्त वो होता है जैसे कि जो चीज़ सामने नहीं है पहले उसके बारे में बताया गया, उसके बाद उस चीज़ के बारे में बताया गया जो सामने है, ठीक है। तो प्राथमिक कक्षाओं में तो इन्हीं चीज़ों का यूज होता है, जो सामने है उसको दिखाकर फिर जो सामने नहीं है उसके बारे में वहाँ तक ले जाया जाता है। सरल, पहले आसान चीज़ें बताई जाती है, फिर कठिन की तरफ ले जाया जाता है। तो इसमें जो नहीं होगा, जो नहीं होगा वो होगा फोर्थ, अमूर्त से मूर्त की ओर। अमूर्त से मूर्त की ओर ये वाला जो मेथड है ये हमारी माध्यमिक कक्षाओं में यूज़ किया जाता है, जो कि 5th के बाद यूज़ किया जाता है। 5th तक बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं में सिर्फ ये जो 3 मेथड है इनसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, यहाँ पे नहीं पूछा है, एक को छोड़कर पूछा है या नहीं पूछा है, तो उसमें हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? अब पर्यावरण की जो बुक है उसमें कौन सी जो एक विशेषता नहीं होनी चाहिए वो बताना है। पहला है यह प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। यह शिक्षार्थियों की व्यवस्थापूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। तीसरा है यह वास्तविक कहानी और घटनाओं को शामिल करती है। चौथा है यह परिभाषा और अमूर्त धारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया कि अमूर्त तो बिल्कुल भी पढ़ाते ही नहीं है बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं में, अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं ले जाया जाता। तो यहाँ पर अमूर्त शब्द का यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब आंसर होगा यही वाला। नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में, पहले ये देखना है जरूरी है कि नहीं पूछा गया है कहाँ पर। तो नहीं पूछा गया है तो नेगेटिव ही आंसर होगा, ठीक है। पॉजिटिव, ये तीनों पॉजिटिव पॉइंट है, जिसमें कि पहले लिखा गया है कि पर्यावरण की जो EVS की जो बुक है वो सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश से जोड़ती है कि नहीं जोड़ती है। पहला, दूसरा बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करती है कि नहीं। तीसरा घटनाओं, मतलब रियल घटनाओं और कहानियों को शामिल करती है कि नहीं। और चौथा जो है वो नेगेटिव पॉइंट है, और नेगेटिव पूछा है तो आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 12, ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 निम्नलिखित में से किससे प्रस्तावित नहीं करता? पहला है विषय अनुसार उपागम। दूसरा है बच्चों की अनुभव और संदर्भों से जोड़ना। तीसरा है हस्तपरक क्रियाकलाप। चौथा है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। अब जो NCF 2005 है उसने कौन सी बात नहीं कही है हमें ये बताना है। इन चारों पॉइंट्स में से नहीं लिखा हुआ है, नहीं पे ध्यान देना है। अक्सर क्या होता है बच्चों की यही गलतियां हो जाती है कि नहीं पे ध्यान नहीं देते और पॉजिटिव पॉइंट पे आंसर लगा देते हैं, तो गलत हो जाता है। तो नहीं पे जरूर ध्यान देना है, नहीं नोट लिखा हो किसी भी अगर क्वेश्चन में तो उस पर ध्यान रखना है। तो इसमें से NCF 2005 कौन सी बात नहीं कहती है? विषय अनुसार उपागम, मतलब कि सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाना चाहिए।
दूसरा है बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना, मतलब बच्चों के एक्सपीरियंस से जोड़ना चाहिए कि जो वो डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को। हस्तपरक क्रियाकलाप मतलब हैंड्स ऑन हैंड एक्सपीरियंस देना चाहिए। तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, तकनीकी चीज़ों से परिचित कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो एनसीएफ विषय अनुसार उपागम के बारे में कोई बात नहीं करता। वो ये बिल्कुल नहीं कहता कि सिलेबस के अनुसार ही बच्चों को पढ़ाए। वो ये कहता है कि बच्चों के अनुसार बच्चों को पढ़ाओ, सिलेबस के अनुसार मत पढ़ाओ। ठीक है, तो नहीं लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड नहीं, 13। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है सीटेट में, तो ध्यान से देखिए कि ठंडा रेगिस्तान किसको कहा जाता है। पहला है दार्जिलिंग, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है लद्दाख और चौथा है मेघालय। तो ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है लद्दाख को, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और उसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। 13 का आंसर होगा 3। 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? पहला है कर्नाटक कथक, असम बिहू, तीसरा है उड़ीसा भरतनाट्यम, चौथा है तमिलनाडु और लावनी। तो इसका आंसर होगा सेकंड नंबर, असम में बिहू नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है। बाकी सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? बरगद के पेड़ के जड़ की जो विशेषता नहीं है वो बतानी है। नहीं शब्द को याद रखना है। जड़ें खंभों की तरफ पेड़ को सहायता प्रदान करती है। जड़ें जो है वो खंभे की तरह सहायता देती है पेड़ को। दूसरा है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, इसमें भोजन के भीतर जड़ें होती हैं। और चौथा है जड़ें भोजन का भंडारण करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। बरगद के पेड़ की जड़ें जो है भोजन नहीं बनाती, भोजन का भंडारण जड़ें नहीं करती बरगद की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा 4। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरीके से अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से तो मिलते हैं आपसे इसी तरीके की अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।